नेक्स्ट, दीज फियर्स आई बिलीव आर ग्राउंडलेस। वही चीज़ है कि जो भी फियर लोगों को है कि जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी अगर हम चेंजिंग वर्ल्ड में रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो साइंस है ये आपको ज़्यादा नॉलेज दे रही है और नए तरीके बता रही है और नए सिस्टम्स आ रहे हैं, जैसे नई जो बीमारियां आ रही हैं उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए न्यू ट्रीटमेंट्स भी आ रही हैं। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए और अपने थोड़े थिंकिंग को वाइड करना चाहिए, बिकॉज ओनली बाय दीज थिंग्स अ लेमैन है ना कैन बैलेंस हिज थिंकिंग। एंड जो भी मूवमेंट चल रही है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस है या आर्ट्स है, उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम बड़े लेवल पे इन चीज़ों को असेस कर सकें, इनको समझ सकें। हिस्ट्री हमेशा हमारी बैकबोन रहती है और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है उसकी हिस्ट्री मस्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो चेंजेस आए हैं वो कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है वो भी ज़रूरी रहता है। जैसे इंसान है, पहले आदिवासी थे है ना, पहले वह कैसे रहते थे, वो कौन सा कुक करते थे, ऐसे कच्चा ही खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे अब अगर हम ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन देखें तो आज हम कहाँ पहुँच गए। क्या हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? क्या हम वैसे ही रहें जैसे हम पहले रहते थे? तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, मैनी पीपल अफेक्ट टू बिलीव दैट साइंस हैज़ प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंगल द आर्ट्स, है ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो साइंस ने अपनी प्रोग्रेस तो हासिल कर ली लेकिन उसने आर्ट्स का गला दबा दिया, मतलब उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन ये भी क्या है, एक अनप्लेजेंट थिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। देयरफॉर दैट द आर्ट्स कैन बी रिवाइव्ड ओनली बाय थ्रोइंग ओवर द साइंस। क्या कह रहे हैं कि अगर साइंस को ख़त्म किया जाएगा ना तभी आर्ट्स को रिवाइव किया जा सकता है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। एक्चुअल में क्या है, स्केप गोट वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है बलि का बकरा। यानी इसमें क्या है कि असल में बात क्या है कि चेंजेस आ रहे हैं, साइंस ने नहीं आर्ट्स का कुछ भी बिगाड़ा। जो भी चेंजेस हैं हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हर सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा और हर चेंज आपको पता चलेगा कि कैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग हुआ है ना। अगर हम देखें इसाक न्यूटन के टाइम पे साइंस की सिचुएशन क्या थी, ऑब्वियस है तब इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें सामने नहीं आई थी, है ना, एक्सप्लोर नहीं हुआ था। लेकिन अब साइंस है वो ज़्यादा पावरफुल है पहले से। ऐसे ही जो जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन एक लिटरेचर का पर्सन है जो 17th-18th सेंचुरी में आया था। तो जॉन ड्राइडन के टाइम पे जो लिटरेचर की पोजीशन थी और अगर हम कंपैरिजन अब करें तो ऑब्वियस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है ना। जैसे कहते हैं कि साइंस तो हमेशा पुराने आइडियाज़ को छोड़ देती है, नए आइडियाज़ ले लेती है, लेकिन लिटरेचर वैसे ही परमानेंट है नहीं है, जो इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वर्ड आया होपलेस मडल मतलब होता है कंफ्यूज करना कॉन्सेप्ट्स को। चाहे न्यूटन था पुराने टाइम में साइंस में, चाहे ड्राइडन था लिटरेचर में पुराने टाइम पे, देखो इनके जैसी थिंकिंग तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैकबोन तो है, बेस तो इन्हीं से बना है ना, तभी तो साइंस न्यूटन की बेस से ही यहाँ तक पहुँची है और ड्राइडन के बेस पे ही लिटरेचर आज यहाँ तक पहुँची है ना। बोथ ड्राइडन एंड न्यूटन दोनों ही एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं नॉलेज की, और बोथ क्या है, क्लासिक्स हैं। क्लासिक्स मतलब पुराने हैं, पायोनियर हैं, इन्हीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। फिर से कहा जा रहा है कि एक जो बिलीफ बनी हुई है कि साइंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया कल्चर को, है ना, ये एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है और आर्ट्स को तभी फ्लोरिश किया जा सकता है अगर साइंस को निगलेक्ट करें। तो ये थीसिस सब गलत हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक डिबेट का इशू है कि व्हाट इज़ दिस गोल्डन एज ऑफ आर्ट अनटार्निश्ड बाय द ब्रेथ ऑफ रूड मैकेनिक्स, है ना। क्या अनटार्निश्ड होता है, जो क्या अपनी शाइन को मेनटेन रखता है। वेयर डिड इट एग्जिस्ट, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, इन द ईस्ट, इन द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट ऑफ इंडिया, एंड द अरब्स बिलीव इट। द ओनली ओरिएंटल पोइट एट all well known in England, Omar Khayyam, was a Persian astronomer in the West. The culture of the West begins in Greece, and the age of Greece arts and science penetrate one another more closely than any other modern age, है ना। अगर हम देखें पुराने टाइम में जैसे ग्रीस है तो उसमें साइंस आर्ट्स एक दूसरे में पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेट मतलब क्लोजली रिलेटेड है। मॉडर्न एज में भी पाइथागोरस लिव्ड बिफोर एसाइक्लस हैड क्रिएटेड ग्रीक ड्रामा, सोक्रेट्स टोट्स, है ना, ये क्या है सब, जो सोक्रेट्स है ये भी लिटरेचर का पर्सन है। मतलब ये सब कहीं ना कहीं पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। अब जैसे प्लेटो है लिटरेचर में भी है, इसने साइंटिफिक लेवल पे भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो इसने साइंस में भी कुछ हद तक अपनी थियोरीज बनाई हैं और लिटरेचर में भी दी हैं। एंड प्लेटो हु डिडंट टॉलरेट पोइट्स इन हिज आइडियल स्टेट वाज अ स्कॉलर व्हेन एरिस्टोफेन्स क्लोज द आइज ऑफ ग्रीक ड्रामा। एग्जाम्पल ऑफ दीज मैन इन साइंस एज मच एज इन आर्ट्स एज द मॉडर्न वर्ल्ड अफायर इन द रेनेसेंस। रेनेसेंस होता है जब चीज़ें नई हो जाती हैं, तो इन्होंने
ये कुछ लोग हैं जिन्होंने जैसे मैथमेटिक्स में भी कुछ ना कुछ किया है, जैसे प्लेटो ने काफ़ी मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, साइंस से भी दिए हैं और लिटरेचर से भी दिए हैं। तो एक ही बंदा अगर 3 चीज़ों के बारे में बता रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि साइंस आर्ट्स का गला दबा रही है या आर्ट्स साइंस को नहीं फ्लोरिश होने दे रही। अब यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, जैसे लियोनार्डो दा विंसी, ये पेंटर था, स्कल्पचर था, मैथमेटिशियन भी था, इंजीनियर भी था। नो मैन हैज़ शोन मोर स्ट्राइकिंगली द यूनिवर्सैलिटी एंड द यूनिटी ऑफ द इंटेलेक्ट, है ना। कोई भी पर्सन में इतनी यूनिवर्सैलिटी नहीं है, लेकिन देखो इस बंदे में भी है। तो अगेन काफ़ी चीज़ों को ये साथ में लेके चला। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि इंग्लैंड में जो क्वीन एलिज़ाबेथ का पीरियड आया था, एक ये था चौसर के पीरियड के बाद था, है ना। आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लिटरेचर में चौसर के पीरियड के बाद क्वीन एलिज़ाबेथ का टाइम आया था। क्वीन एलिज़ाबेथ इतनी अच्छी क्वीन थी, इसने जितने भी पर्सन्स थे उन सबको मतलब धर्म के नाम पे कुछ भी डिवाइड नहीं किया। हर धर्म के लोगों को उनके धर्म को की इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की और सबको एक साथ लेके चले। तो इस इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा टाइम तक क्वीन एलिज़ाबेथ ने राज किया था, रूल किया था। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा भी कह सकते हैं कि इन्वेंशंस भी हुई थी, न्यू एरियाज़ भी डिस्कवर हुए थे। तो इस सब के लिए क्या था कि इस टाइम पे अगर कोई पर्सन गलती कर देता था तो उनको क्या किया जाता था, उन्हें सज़ा नहीं मिलती थी, उनको ये सज़ा मिलती थी कि आप जाओ और कोई नया एरिया एक्सप्लोर करो और उस पर कब्ज़ा करो। तो इस टाइम पे अब देखो, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमर्स भी जुड़े हुए थे, क्योंकि नेविगेशन के लिए उन्हें एस्ट्रोनॉमी जो फॉर नेविगेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोनॉमी, तो अगेन साइंस से जुड़ता है ना। तो उस टाइम पे जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आई तो उसमें साइंस भी थी कहीं ना कहीं, मैथमेटिशियंस भी कहीं ना कहीं थे और लिटरेचर भी कहीं ना कहीं था। तो तीनों चीज़ें एक साथ चली। वी कांट से कि ओनली वन थिंग गेट प्रोग्रेस। देन एलिज़ाबेथ के टाइम के बाद जो क्वीन एलिज़ाबेथ का टाइम था, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है, उसके बाद आया रेस्टोरेशन पीरियड। उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस सामने आए। और रेस्टोरेशन पीरियड को ज़्यादा बुक्स से रिलेटेड कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना लोग ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स में बैठ के पढ़ना पसंद करते थे। बहुत सारी मैगज़ीन सामने आई, तो उन सब में भी काफ़ी साइंस से रिलेटेड जो न्यू थिंग्स थी उनको भी पढ़ा, है ना। काफ़ी रॉयल सोसाइटीज़ भी उस टाइम पे बनी, तो अगेन जो मीटिंग्स होती थी उनके बारे में लिखना शुरू हुआ। तो अगेन वी कैन से कि जो साइंस है वो आर्ट से रिलेशन रखती है ना। इसमें बताया हुआ कि जो मीटिंग विच फाउंडेड ऑन 28 नवंबर 1660, है ना, जो उस टाइम पे मीटिंग्स होती थी, ओपन विद अ लेक्चर ऑन द एस्ट्रोनॉमी एंड द लेक्चर वाज गिवन बाय क्रिस्टोफर रेन द आर्किटेक्ट। उस टाइम पे भी ऐसे लोग थे, मतलब दे वर शेयरिंग सेम व्यूज़, इवन हैविंग द डिफरेंट ओपिनियंस। कोई मैथमेटिशियंस था, कोई एस्ट्रोनॉमर था, कोई लिटरेचर का पर्सन था, बट स्टिल दे वर friends, they used to sit in a same circle। जो गोल्डन एज थी लिटरेचर की, कहते हैं कि वो तब थी जब साइंस उसके साथ चली थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि एलिज़ाबेथ के टाइम पे, है ना, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने जाते थे। तो उस टाइम पे उनकी नेविगेशन एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड होती थी, तो फिर वो सारी चीज़ें उनके साथ चली, तब लिटरेचर का एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल एरिया आया, है ना, रेवोल्यूशन आए समवेयर बिटवीन 1760 एंड 1800, येट दीज critics date the romantic revival from some point between the death of Collins in 1759। ये सब लिटरेचर का पोर्शन दिया हुआ है कि जो रिवोल्यूशन आए, है ना, 1760 से लेकिन 1800 तक का टाइम ये बताया हुआ है। फिर उसके बाद कि कुछ बताते हैं कि रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक पोइट या रोमांटिक राइटर कौन से थे, जो कि नेचर के बारे में लिखते थे। क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड में क्या हुआ था कि लोग ज़्यादा कॉफ़ी हाउसेस में बैठना पसंद करने लग गए, अपने आप को कन्फाइन करना शुरू कर दिया, मैगज़ीन्स पढ़ते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद क्या, रेस्टोरेशन पीरियड को भी लोगों ने उससे बोर हो गए। उसके बाद वर्ड्सवर्थ आ गया, ये सारे रेनेसेंस के हैं। वर्ड्सवर्थ आ गया, देन कोलरिज आ गया, विलियम ब्लेक आ गया। इन सब ने क्या बताया कि जो नेचर है ना, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नेचर में ही मिलती है। तो वापस उन्होंने नेचर को आगे रखा और नेचुरल थिंग्स के बारे में बातें की। अब देखो उसी टाइम पे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आया। तो अब इंडस्ट्रीज़ कैसे लगी,
अगेन इंडस्ट्रीज़ में साइंस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने के बावजूद ही कुछ चीज़ें बननी शुरू हुई। क्या हम कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो एक तरह की डेथ थी? देखो उसमें कुछ ग्रोथ भी हुई, ठीक है, उसके साथ पोल्यूशन पहले नहीं था तो पोल्यूशन तो बढ़ा, है ना, लेकिन कुछ लोगों को रोज़गार भी मिला। तो इनके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। जैसे रोमांटिक पोइट्स तो जस्ट क्या कहते थे कि जो नेचर है उसे साफ़ रखो, वो अच्छा है, ये है, ठीक है, लेकिन हमें खाने के लिए भी कुछ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो धीरे धीरे जो रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज़ आई, वो भी ज़रूरी थी। तो मतलब एक लिमिट में सब कुछ हो तो एवरीथिंग इज़ गुड, बट व्हेनेवर द थिंग्स आर इन एक्सेस तो हमें पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।